पॉलिटी क्लास में जो हमारे टॉपिक्स चल रहे थे उन टॉपिक्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया है। अब जो हमारा टॉपिक है वो आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद, संघ की मंत्री परिषद। तो यहां पर पहले कुछ बेसिक चीजें जानेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे। देखिए, टॉपिक को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें जानते हैं। संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इस व्यवस्था की विशेषता को जानिए, तभी आप मंत्री परिषद के जो जरूरत है क्या है, क्यों मंत्री परिषद जरूरी है, इसके बारे में आप जान पाएंगे। पहली बात तो ये जो व्यवस्था है संसदीय व्यवस्था या पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये लिया कहां से गया? ये लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। कहां से? ब्रिटेन के संविधान से या इंग्लैंड के संविधान से। देखिए, इसमें व्यवस्था में होता क्या क्या है। सबसे पहले एक चीज आप जानते हैं कि इस व्यवस्था में राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति के बाद फिर संसद है जिसमें मंत्री परिषद है। अगर कार्यकारी बाद मंत्री परिषद। संसदीय व्यवस्था में यह सिर्फ नाम मात्र का होता है, नाम मात्र का, और वास्तविक शक्तियां जो होती हैं वो होती हैं आपकी मंत्री परिषद में। और इसी मंत्री परिषद का जो प्रधान है उसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री। बात समझ में आ रही है? संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का शासक होता है, नाम मात्र की शक्तियों का प्रयोग करता है, जबकि वास्तविक शक्तियों का प्रयोग वहां की मंत्री परिषद करती है। बात समझ में आ रही है? और मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री कहलाता है। तो मंत्री परिषद इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमारे देश में भी संसदीय व्यवस्था है, हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। कहने का मतलब यही हो गया कि नाम मात्र का शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति करेगा और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करेगी? मंत्री परिषद करेगी। इसलिए मंत्री परिषद अत्यंत महत्वपूर्ण एक अंग है, भाग है। बात समझ में आई? चलिए, अब इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो टॉपिक हमारा है संघ की मंत्री परिषद। क्या है? संघ की मंत्री परिषद। क्या होती है संघ की मंत्री परिषद? जो राष्ट्रपति को सलाह दे वो मंत्री परिषद है। ठीक? अब आर्टिकल 53 को देखिए। कहता है कि सभी शक्तियां किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल 53 कहता है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं और राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। इतनी बात समझ में आई? लेकिन यहां पर आर्टिकल 74 आता है। आर्टिकल 74 क्योंकि संसदीय व्यवस्था है, तो संसदीय व्यवस्था में मंत्री परिषद ही वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करती है। तो यहां पर आर्टिकल 74 क्या कहता है? आर्टिकल 74 यह कहता है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए
मंत्री परिषद होगी, परामर्श देने के लिए क्या होगी? मंत्री परिषद होगी। और राष्ट्रपति उसकी सलाह या परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। मतलब समझे? आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और राष्ट्रपति उसकी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। मतलब क्या है? वो बाध्य है। मतलब क्या है? वो बाध्य है। बात समझ में आ रही है? दो चीजें कि हमने पहले बताया कि संसदीय व्यवस्था में वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद करती है और संविधान का 74 आर्टिकल भी यही बात कहता है कि राष्ट्रपति के पास 53 कहता है समस्त शक्तियां किसमें? राष्ट्रपति में नहीं थे। लेकिन 74 यह कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और राष्ट्रपति उसकी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। मतलब वो क्या है? बाध्य है। बात समझ में आ रही है? वो क्या है? बाध्य है। मेरी बात समझ में आई? चलिए अब देखिए, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद 75 ही कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, 75 ये कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। बात समझ में आ रही है? तो मंत्री परिषद में देखिए क्या है। मंत्री परिषद में होता कौन कौन है? प्रधानमंत्री और प्लस अन्य मंत्री। ये मिलकर क्या बनाते हैं? ये मिलकर बनाते हैं मंत्री परिषद। ये मिलकर क्या बनाते हैं? मंत्री परिषद। बात समझ में आ रही है? और इन अन्य मंत्रियों में भी आगे कैरेक्टर उसको डिवाइड करते हैं, कैबिनेट मंत्री और उप मंत्री, स्वतंत्र मंत्री, इस तरह मंत्रियों को डिवाइड करते हैं। वो आगे हम बात करेंगे उस पर। तो मंत्री परिषद किससे मिलकर? प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों से मिलकर बनी होती है और मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए जरूरी है। तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? कौन इसको बनाएगा? तो यहां पर देखिए क्या है। आर्टिकल अनुच्छेद 75 क्लॉज 1, अनुच्छेद 75 का क्लॉज 1 क्या कहता है? वो मंत्री परिषद के बारे में है और मंत्री परिषद के बारे में क्या कहता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा और उसकी सलाह पर, किसकी? प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। यह हमारी बन गई बच्चा मंत्री परिषद। बात समझ में आई?
कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, आर्टिकल 75 क्लॉज 1 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यह 75 बात करता है, यानी मंत्री परिषद जो होगी उसकी नियुक्ति कौन करेगा? उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगर सीधे शब्दों में बात कहें तो मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यह 75 हमारा बताता है। और मंत्री परिषद क्या होती है? प्रधानमंत्री प्लस अन्य मंत्री मिलकर संघ की मंत्री परिषद बनाती है। और मंत्री परिषद क्यों होती है? आर्टिकल 74 के लिए। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होगी और मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही उसे अपना कार्य करना होगा। बात समझ में आई? बोलिए, बात समझ में आई? दो चीजें हैं बेटा यहां पे दो चीजें समझिए। एक तो ये वाला प्रधानमंत्री की नियुक्ति और दूसरा ये। ठीक, तो हमारी नियुक्ति तो हो गई, हमारी नियुक्ति हो गई। मंत्री परिषद के लोगों की नियुक्ति हो। अब मंत्री परिषद के सदस्यों की योग्यता की बात कर लेते हैं। तो नियुक्ति हो गई। नियुक्ति कौन करता है? मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? एक बार फिर से देख लीजिए। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री। ठीक, अब योग्यता की बात कर लेते हैं। योग्यता की बात अगर बच्चा करते हैं तो योग्यता की बात समझिए कि मंत्री परिषद का सदस्य का मंत्री के अंदर एक ही योग्यता होनी चाहिए। क्या योग्यता होनी चाहिए? संसद का सदस्य होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? कि उसके अंदर एक ही योग्यता होनी चाहिए कि संसद का सदस्य होना चाहिए। संसद के सदस्य का मतलब है कि वो दो सदन जो है, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो, उसके पास दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता होनी चाहिए। ये बात समझ में आई? बिल्कुल क्लियर है? तो योग्यता की अगर बात करें तो एक ही योग्यता है कि उसके पास एक सदन की सदस्यता होनी चाहिए। अगली बात देखते हैं। क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति इन दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, फिर भी क्या वो मंत्री परिषद का मंत्री बन सकता है? बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई सदस्य या कोई व्यक्ति जिसके पास संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन की सदस्यता नहीं है, तो क्या वह मंत्री परिषद का मंत्री बन सकता है? बोलिए। बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। देखिए, व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, मंत्री परिषद के मंत्री बनने योग्य होगा। योग्य तो होगा बेटा,
कि कोई भी ऐसा सदस्य जिसके पास संसद के सदस्य के रूप में सदस्यता नहीं है, तो वो मंत्रिपरिषद का मंत्री तो बनेगा, उसके अंदर वो योग्यता होगी कि वो बन सकता है, परंतु 6 माह के भीतर अंदर किसी भी सदन, संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी। क्या सदस्यता लेनी? मेरी बात समझ में आ रही है? कोई भी सदस्य जो संसद का कोई भी ऐसा सदस्य जो संसद का सदस्य नहीं है, मंत्री परिषद का मंत्री बनने योग्य होगा, परंतु उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी। अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो वह उस पद से हटा दिया जाएगा और दोबारा वो मंत्री नहीं बन सकता जब तक उसके पास पहले से सदस्यता नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़ा जाए? ठीक। अब इनका कार्यकाल देख लेते हैं, पदावधि। तो देखिए, इसके जो मंत्री परिषद के मंत्री होते हैं, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब उसकी इच्छा तक, प्रसाद पर्यंत तक पद पर रहते हैं। कोई भी मंत्री परिषद का मंत्री तब तक अपने पद पर आसीन रहेगा जब तक वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति की इच्छा तक। लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा का मतलब यह होता है कि प्रधानमंत्री की इच्छा। राष्ट्रपति की इच्छा मतलब यह है कि प्रधानमंत्री की इच्छा। दूसरा क्या है? ये तो उनका पद। दूसरा, जब तक लोकसभा में बहुमत है, जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, यानी मंत्री परिषद का अस्तित्व तब तक विद्यमान रहेगा जब तक कि उनको सदन में बहुमत प्राप्त है। मेरी बात समझ में आ रही है? जब तक सदन में बहुमत प्राप्त है। इतनी बात समझ में आई? बोलिए। तो दो तरह से एक बात है, एक तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर विद्यमान रहते हैं, दूसरी बात है कि तब तक अस्तित्व में रहेगी जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। बात समझ में आई? अब शपथ कैसे लेंगे? अपने भाई पद की शपथ भी तो लेनी पड़ेगी, तो शपथ कैसे लेंगे? आइए, मंत्री परिषद के सदस्यों की शपथ। देखो, सबसे पहले इनकी शपथ है कहां पर? बात समझिए। आर्टिकल 60 में किसकी शपथ है? राष्ट्रपति की। आर्टिकल 69 में किसकी है? उपराष्ट्रपति की। लेकिन इनकी शपथ कहां है? मंत्री परिषद और अन्य पदाधिकारियों की शपथ कहां है? तो इनकी शपथ का जो प्रारूप है, इनकी शपथ का जो बच्चा प्रारूप है, वो कहां पर है? संविधान की अनुसूची
संविधान की अनुसूची 3 में है। इनकी शपथ का प्रारूप कहां पर है? संविधान की अनुसूची 3 में इनकी शपथ का विवरण दिया गया है कि मंत्रिपरिषद के जो सदस्य मंत्री हैं वो किस प्रकार से शपथ लेंगे, वो शपथ लेंगे अनुसूची 3 के अनुसार। जो उनका शपथ का फॉर्मेट है, विवरण है, उसके अनुसार लेंगे। लेकिन इनको शपथ दिलवाएगा कौन? तो ये अपने पद की जो बेटा शपथ है वो राष्ट्रपति महोदय के सम्मुख लेते हैं, राष्ट्रपति के समक्ष। मंत्रिपरिषद के जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री सहित, अपने पद की जो शपथ है वो किसके सम्मुख लेते हैं? वो राष्ट्रपति के सम्मुख अपने पद की शपथ लेते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो कार्यकाल हो गया, शपथ हो गया, ये सब चीजें हो गई हैं। अब इनकी संख्या कितनी होती है, कितनी इनकी स्ट्रेंथ होती है, कितने लोग होंगे, तो इस बात पे हम चर्चा कर लेते हैं। क्या है देखिए, 2003 से पहले निर्धारित नहीं था। 2003 के बाद क्या हुआ? 91 संविधान संशोधन ये दोनों पे लागू होता है, विधानसभा में भी, और यानी राज्य की मंत्रिपरिषद और केंद्र की मंत्रिपरिषद दोनों में लागू होता है। क्या है देखिए, 91वां संविधान संशोधन 2000 ये कहता क्या है? ये बताता है मंत्रिपरिषद का आकार या संख्या के बारे में। मंत्रिपरिषद का आकार या संख्या के बारे में बताता है। तो कहता क्या है कि इसकी संख्या कैसे होगी? इसकी संख्या लोकसभा के जितने सदस्य हैं उनके कुल सदस्य संख्या का कितना? 15% से ज्यादा नहीं होगी। मतलब यह कहता है इसके अनुसार का आकार प्रधानमंत्री सहित लोकसभा कुल सदस्य संख्या क्या? कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। आज समझ में आई? 15% से अधिक नहीं हो सकती इनकी संख्या। किससे? लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती। ये 91 संविधान संशोधन 2003 में करके इसे बाउंड कर दिया गया। बात समझ में आई? तो यहां पर ये चीजें हो गई। मंत्रिपरिषद क्या होती है, मंत्रिपरिषद का आकार कैसा होता है, इन सब चीजों पर हमने चर्चा कर ली है। अब यहां पर एक चीज और आती है। संसदीय व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है सामूहिक उत्तरदायित्व का नियम। क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व का नियम। सामूहिक उत्तरदायित्व का नियम देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, आर्टिकल 75 क्लॉज 3। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 क्या बात कहता है? कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी सामूहिक रूप से।
मतलब बात को समझिए, सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्री परिषद एक इकाई के रूप में कार्य करती है, मतलब हम सब साथ ही रहेंगे। अगर कोई एक गलती करता है, आप इस चीज को समझिए, क्लास में कोई बच्चा एक गलती करे और पनिशमेंट सभी को मिल जाता है, या ऐसी कोई यूनिट, एक छोटे मोटे तौर पर समझिए सिस्टम की बात करते हैं, कोई भी एक सिस्टम है, उसमें अलग अलग कंपोनेंट मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, जिसमें एक तरफ से इनपुट देंगे, दूसरे तरफ से आउटपुट मिलता है। इतनी बात आप सभी जानते हैं। चाहे किसी भी सिस्टम की बात कर लीजिए, या आप अपने मोबाइल फोन की, जनरली आप सबके हाथ में रहता है, मोबाइल फोन की बात कर लीजिए। मोबाइल फोन का जो सर्किट है उसमें अलग अलग कंपोनेंट लगाए जाते हैं, और वो सारे कंपोनेंट मिलकर एक मोबाइल का निर्माण करते हैं। लेकिन अगर कोई एक कंपोनेंट फेल हो जाए, मान लीजिए आपका चार्जिंग पॉइंट फेल हो जाए, या कोई और सिस्टम का और कोई कंपोनेंट कार्य करना बंद कर दे, तो क्या आपका मोबाइल कार्य करेगा? नहीं करेगा। कहने का मतलब यह है कि वो चीज पूरी तरीके से कार्य कर ही नहीं सकती। तो इसी प्रकार मंत्री परिषद भी एक इकाई के रूप में कार्य करती है, सभी को मिलकर कार्य करना पड़ता है, और सभी सामूहिक रूप से उस चीज के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगर कोई एक गलती करेगा तो उसकी सजा पूरे को भुगतनी पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, संसद में बजट कौन रखता है? वित्त मंत्री रखते हैं। अगर बजट पारित ना हो पाए तो मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अविश्वास, मतलब बहुमत नहीं रहा तुम्हारा। तो समझ रहे कि उसका मतलब बेटा यही है कि अगर कोई एक कार्य करेगा तो उसकी सजा भी सबको मिलेगी, मतलब सभी लोग कार्यों के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। सभी व्यक्ति मंत्री परिषद के कार्यों के सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। अगर कोई मंत्री परिषद का मंत्री परिषद के डिसीजन से सहमत नहीं है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए, क्योंकि अलग रहकर आप कार्य नहीं कर सकते। मैंने बोला ना कि यह एक सिस्टम है, और सिस्टम में सभी कंपोनेंट सही कार्य करेंगे, एक यूनिटी में कार्य करेंगे तभी सिस्टम चलेगा। अगर कोई एक गलत करेगा तो उसे सिस्टम बंद हो जाएगा। फिर तरीका क्या था? उसे रिप्लेस किया जाता है, उसे त्यागपत्र दिला देते हैं, उसकी जगह पर कोई और सदस्य मंत्री के रूप में नियुक्त हो जाता है। मेरी बात समझे? तो इसे ही सामूहिक उत्तरदायित्व का नियम कहते हैं। और संसदीय व्यवस्था में इसकी सबसे खूबसूरत व्यवस्था यही है कि सभी मंत्री एक तरह से क्या बात करते हैं कि संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। सभी मंत्री संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं लोकसभा के प्रति। बात समझ में आ रही है? चलिए अब आगे देखते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब कितने प्रकार के मंत्री परिषद में मंत्री होते हैं, आराम से समझते चलिए, एक एक बिंदु पर चर्चा करते चलेंगे। तो टॉपिक क्या है? मंत्री परिषद के मंत्री। क्या मंत्री? मंत्री परिषद के मंत्री कितने प्रकार के मंत्री हैं? तो इनका टाइप देख लिए। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। कितने? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। ये तीन प्रकार के मंत्री परिषद में मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री सबसे उच्च कोटि के होते हैं और इनके पास मंत्रालय होते हैं, मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। जैसे वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, अलग अलग मंत्री, इनके पास मंत्रालय होते हैं, अपने अपने मंत्रालय होते हैं और उन्हीं मंत्रालयों में ये कार्य करते हैं।
अब इन मंत्रियों को सलाह देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए राज्य मंत्री होते हैं। इनके पास स्वतंत्र प्रभार भी होता है और इनका जो दर्जा होता है, जिनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है, इनका दर्जा कैबिनेट मंत्री के समान होता है। इनका दर्जा कैबिनेट मंत्री के समान होता है। जैसे राज्य विदेश मंत्री स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार देने से मतलब कि अब ये कैबिनेट मंत्री की तरह, क्योंकि आकार सीमित है मंत्रिपरिषद का, तो इनको अलग तरीके का मिल जाता है। ये कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा रखते हैं। और उप मंत्री क्या होते हैं? उप मंत्री वे मंत्री होते हैं जो क्या करते हैं? उप मंत्री वे मंत्री होते हैं जो क्या करते हैं? इन्हें सपोर्ट देने के लिए होते हैं। इन्हें सपोर्ट देने के लिए होते हैं। बात समझ में आ रही? तो ये 3 स्तर हैं कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री, जिसमें ये सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इनके पास मंत्रालय होते हैं और ये प्रधानमंत्री को उचित सलाह देते हैं। डिस्कस करने के लिए प्रधानमंत्री किसी विषय पर एक सलाह चाहता है तो इन्हीं मंत्रियों से करता है। ये उसके बहुत करीब के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री। और इनके पास अपने अपने विभाग होते हैं और विभागों के प्रमुख होते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले भी होते हैं और ये इनका सपोर्ट करते हैं, इन्हें सहायता देते हैं। और उप मंत्री इन सभी को सहायता देने के लिए होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा हो गया मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद बेटा यहीं तक था। मंत्रिपरिषद का जो टॉपिक था यहीं तक था। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताइए इस प्रकार के टॉपिक में। यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए, बोलिए। बोलिए, यहां तक कोई समस्या? अब देखिए, अब जो अगला हमारा टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री।